Okay, good afternoon once again, guys. So, we have finished chapter 2, part A, which is the most important part according to me from exam point of view. Now, we have three more parts, part B, C, and D. जो बी पार्ट है ना वो सिर्फ एक सारे अलग अलग जो बिजनेस के प्रोसेसेस हैं उनको लिख करके दिया है. आई डोंट कंसिडर दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें से कुछ प्रोसेसेस तो बिल्कुल आधे अधूरे तरीके से लिखे हुए हैं. बट हाँ, लाइक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, यू कैन से इवन दिस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला मॉड्यूल जो हो गया, दो तीन चीज अच्छे से लिख करके भी दी है. वहां पर क्वेश्चन आया भी है एग्जाम के अंदर. तो विल डू वन थिंग, विल डिस्कस पार्ट 2B लेटर ऑन. लेट्स फोकस मोर ऑन पार्ट C एंड D फर्स्ट. वो छोटे से हैं, दो कॉन्सेप्ट है दोनों के अंदर. एक में MIS और XBRL है और दूसरे वाले के अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और आई थिंक कुछ तो एक चीज है, हाँ, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस. तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. पार्ट C और D पहले खत्म करते हैं, वहां पर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े ज्यादा है कंपैरेटिवली. सो लेट्स फिनिश पार्ट C एंड D ऑफ सेकंड चैप्टर फर्स्ट एंड देन इन द एंड विल कम बैक टू पार्ट B. चलो, इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर. अब बहुत इजी पार्ट बाकी है इस चैप्टर का, पेज नंबर 128. तो पार्ट C के अंदर ना दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहला है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. नाउ if you ask me about this word management information system, now this is a very old concept technically. तुमको ऐसा इंटरमीडिएट में अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बट ठीक है. इनका कहने का मतलब है एटलीस्ट तुमको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा दैट नॉर्मली MIS का रूल क्या है एंड what is the importance of MIS for a normal organization. So if you ask me, जैसे जैसे कंपनी का स्केल बड़ा होते जाता है, लाइक जो उनका ऑपरेशन का स्केल है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ते जाता है इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल स्केल बढ़ रहा है या इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर स्केल बढ़ रहा है. बट ओवरऑल जैसे जैसे एक बिजनेस ग्रो करता है सिग्निफिकेंटली, मैनेजमेंट के लिए to stay informed about everything in the company starts becoming difficult. तो वो चाहते हैं टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को अगर सही समय पर सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो सर ओवरऑल ये जो स्केल है यही आपके लिए एक नेगेटिव चीज बन जाएगा एज अ कंपनी. इसीलिए हम चाहते हैं पूरे कंपनी के अंदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजमेंट को सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिले सो दैट दे कैन मेक राइट डिसीजंस. इसके लिए वो लोग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है, ऑल टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हु आर वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, दे शुड गेट राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. सही इंफॉर्मेशन सही समय पे सही फॉर्मेट में. सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलने से कुछ नहीं होगा. तो इट शुड बी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट शुड बी अवेलेबल ऑन टाइम एंड एक सही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलनी चाहिए ताकि वो लोग सही डिसीजंस लेकर के अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं एंड अपने आप को आने वाले थ्रेट से डिफेंड भी कर सकते हैं. इसीलिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन किया जाता है. लेट्स टॉक अबाउट MIS इन डिटेल. बिफोर टॉक अबाउट MIS, थोड़ा सा इन्होंने बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है. रिपोर्टिंग सिस्टम, यस, अक्रॉस कंपनी, विद इन द कंपनी हो गया, with their internal elements and sometimes you talk about your stakeholders. सबको रेगुलरली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, रिपोर्ट करना एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए. थोड़ा आइडिया देगा, एक वर्ड है MD&A. आपको मालूम रहेगा एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में. एनुअल रिपोर्ट में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. आई टोल्ड यू MD&A वो एक पार्ट होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनडायरेक्टली अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं कि क्यों उनको लगता है इस कंपनी में अपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या अपना पैसा रिटेन रखना चाहिए. बिकॉज दे टॉक अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, देन रेस्पेक्टिव सेक्टर. लेट्स से IT कंपनी तो IT सेक्टर के बारे में बात करेगा. फिर TCS का, इन्फोसिस का क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो लोग उसके अंदर, क्यों वो वन ऑफ द बेस्ट है इन द इंडस्ट्री, उनका ओवरऑल रेवेन्यू कहां से फ्लो होकर के आता है, क्या उनका इंडेटनेस है, वो सब इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको एक पता चले स्ट्रक्चरली कि मैनेजमेंट के हिसाब से क्यों आपने पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या इस कंपनी में पैसा रिटेन रखना चाहिए जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है. तो ये आपके MD&A के फॉर्म में आता है. तो ये अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स हैं जो हम एनुअल रिपोर्ट्स एंड अदर थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं. ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था. नाउ लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट व्हाट इज MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो जहां पे आओ डायरेक्टली, लेट्स टॉक अबाउट MIS. डायरेक्टली डेफिनेशन क्या है? सो बिजनेस मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एक असिस्टेंट मैनेजर है या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है, वो लोग रिपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं जो एक एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू नहीं मिलती है, चाहे डेली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे, ताकि वो लोग सही डिसीजंस ले सकते हैं और प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं. तो कैन आई से हु इज एक्चुअली गोइंग टू यूज MIS रिपोर्ट्स? वी टॉक अबाउट टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स या असिस्टेंट मैनेजर्स जिनको सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं. सो सी MIS सिस्टम क्या करता है हमारे लिए? ऑटोमेटिकली डेटा कलेक्ट करता है और डेली रिपोर्ट्स. तो आपको ये
ये जैसे डेली रिपोर्ट्स भी आते हैं बहुत सारे बिजनेस के अंदर, कहीं फोर्टनाइटली या वीकली रिपोर्ट्स भी आ सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि उनको किस टाइप का इन्फॉर्मेशन जनरेट करके अपने इंपॉर्टेंट की मेंबर्स को देना है ताकि वो लोग सही तरीके से डिसीजन ले सकते हैं. फॉर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस यू मे हैव ऑन डिमांड रिपोर्ट्स ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक लेट्स से पेंडेमिक टाइम चल रहा है फिलहाल, तो इन दिस टाइम हमको मंथ ऑन मंथ हमारा सेल्स में क्या ग्रोथ आ रहा है और वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना अभी भी फॉल है, ये आपको एक स्पेसिफिक रिपोर्ट भी मिल सकती है. तो बेसिकली एमआईएस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव है टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है उनको सही समय पर रेगुलरली रिपोर्ट्स मिलनी चाहिए ताकि वो लोग सही डिसीजन ले सकते हैं. सी शायद आपको रेवेन्यू रिलेटेड, बिजनेस एक्सपेंडिचर रिलेटेड सारे अलग अलग टाइप के रिपोर्ट चाहिए होते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है आपको जब रिपोर्ट है वो इंफॉर्मेशन यूजफुल कब रहेगा? टू मेक दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल यू नीड टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग क्राइटेरिया. दिस कैन बी वन क्वेश्चन कि अगर एक कंपनी में एमआईएस डिजाइन कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहे. ऑब्वियसली सबसे पहला चीज तो वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वही मिलनी चाहिए, टाइम पे मिलनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप मुझे पूछोगे सही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए. फॉर्मेटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर वो स्ट्रक्चरिंग सही नहीं है ना वो इन्फॉर्मेशन एकदम यूजलेस है. लाइक फॉर एग्जाम्पल एडलवाइज हमको हर दिन के एंड पे एक समरी भेजता है. लेट मी शो यू दैट समरी, प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको पूरा एक ओवरव्यू मिलता है उससे. मतलब ये एमआईएस नहीं बोलूंगा मैं, दिस इज नॉट इंटरनल, दिस इज मोर लाइक अपने कस्टमर के लिए, बट एक थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. एक ऐसा प्रॉपर एक समरी भेजता है वो. जैसे मैं समरी सर्च करूंगा आपको देखो प्रॉपर ये देखो कि आज का आपका ट्रांजैक्शन क्या है, मतलब आपने कुछ परचेस किया क्या, ऐसा प्रॉपर समरी आपको मिलते रहेगा हर दिन के रिलेटेड. मतलब अगर आप जितना पुराना जाना चाहोगे हर दिन रिलेटेड आपको समरी मिलते जाएगा. किस दिन आपने जो परचेस किया, कितना आपको पे करना चाहिए आइडियली, करेंसी ट्रांजैक्शन में अगर आपने ट्रेड किया था उसका आपका नेट प्रॉफिट कितना है, एमटीएम कितना है, ऐसा प्रॉपर एक रिपोर्टिंग मिलता है. इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अकॉर्डिंग टू मी. इसीलिए अगर आप मुझे पूछोगे तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं एक एमआईएस का जो इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल कब रहेगा? नंबर वन, वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट सही स्ट्रक्चर में दे रहा है ताकि सर वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सही डिसीजन लिया जा सकता है. तो आपको 2 मिनट के लिए पढ़ लेना चाहिए कि सर कब एक एमआईएस का इंफॉर्मेशन यूजफुल रहेगा, वो क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. ये चारों फैक्टर्स के ऊपर एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. देखो ये चैप्टर में ना कुछ ज्यादा है नहीं कंटेंट टेक्निकल टर्म्स के अंदर, सिंपल सा बात है. 2 मिनट चुपचाप से पढ़ो एमआईएस का डेफिनेशन क्या है एंड ये 4 फैक्टर्स जो दिमाग में रखने चाहिए अगर आप चाहते हो एमआईएस का रिपोर्टिंग यूजफुल रहे, इंफॉर्मेशन यूजफुल रहे. पढ़ो उड़ाओ. पढ़ा? सो दिस कैन बी ए 2 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चन कि एमआईएस रिपोर्टिंग क्या होता है और क्या क्या फैक्टर्स दिमाग में रखोगे अगर आप चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहे ताकि वो सही डिसीजन ले सकते हैं. दिस कैन बी अ 2 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चन. इफ यू डन विद दैट विल प्रोसीड विद द एक्सबीआरएल पार्ट. आगे बढ़े. Okay, let's go to the next. XBRL. This is called as Extensible Business Reporting Language. This is called as Extensible Business Reporting Language. Now, listen to me carefully. See, एक XBRL international organization exist करता है and majority of the nations across the world are partners of this. See, objective क्या था? जब हम हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना करके रेगुलेटर्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, थर्ड पार्टीज को सबमिट करते हैं तो हर कंट्री में क्या है अलग अलग तरीके से डिस्क्लोज करने का तरीका है. डू यू गेट माय पॉइंट? तो सर हम चाहते थे अगर लेट्स से
ग्लोबल कंपनीज को इंडिया के किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करना है विद दी यूएस कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज, तो सर वो रिपोर्ट्स अलग होने की वजह से जो सिस्टम डेटा रिट्रीव करता है ना, वो ऑटोमेटिकली काम नहीं कर पाएगा। मैन्युअली ही हमको रिपोर्ट्स पढ़ करके एक थर्ड पार्टी लोकल एक्सपर्ट का हेल्प लेके काम करना पड़ेगा। तो अक्रॉस द वर्ल्ड दे वांटेड कि थोड़ा एक स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, एक नया लैंग्वेज ही क्रिएट कर दिया जाए जिसके अंदर हम हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर ये XBRL एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ICAI विद इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट, एंड ICAI मेंबर होने के साथ साथ में इंडिया के अंदर विद ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने गाइडेंस नोट बना करके सपोर्ट किया कि कैसे आप अपने नॉर्मल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक अलग तरीके से कन्वर्जन कर सकते हो। सो इट्स बेसिकली कन्वर्टिंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म व्हिच कैन बी एक्सेप्टेबल ग्लोबली। तो इसको हम बोलते हैं XBRL। ये बहुत पुराना चीज है, दिस केम इन अर्ली 2008, 9, 10 एंड 9, 10, 11 के आसपास दिस वाज पिकिंग अप सिग्निफिकेंटली। सी नाउअडेज वी हैव रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो हमारे नॉर्मल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मेजर चीजें कन्वर्ट कर देता है, कुछ चीजें हमको अभी भी मैन्युअली कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो XBRL क्या है, अपना खुद का एक लैंग्वेज है उसको बोलता है अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब उसने अपना अकाउंटिंग का खुद के टर्म्स का डिक्शनरी बना के रखा है। तो वो हमको बोलता है हमारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर जो अमाउंट्स है विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से रेस्पेक्टिव एलिमेंट, उसको हमको टैग करना पड़ता है। उसको बोलते हैं XBRL टैगिंग। वी विल हैव टू टैग आवर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के नंबर्स विद द अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी व्हिच इज डिफाइंड एज पर XBRL। ना वो जो टैक्सोनॉमीज है वो ग्लोबली डिफाइंड है, अगर उसको हम टैग कर देंगे तो वो क्या करेगा, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कन्वर्ट कर देगा इनटू देयर फॉर्मेट। हालांकि कन्वर्जन करने में आज भी जो लोग पुराने सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इट कैन टेक ऑलमोस्ट a day or more than a day to just do the tagging part and तब जाके पूरा कन्वर्जन होता है। मैंने आपको XBRL का जो ICAI का गाइडेंस नोट है उसके अंदर टैगिंग कैसे होता है वो वाला पार्ट भी दिखाया था, बट आई एम श्योर अबाउट दिस, जब आप आर्टिकलशिप करने के लिए जाओगे एक आध पार्ट एटलीस्ट इन अ स्मॉल और मिड साइज फॉर्म 100% आपको XBRL टैगिंग करने का मौका मिलेगा, और उनका जो सॉफ्टवेयर का उन्होंने एक्सेस लिया हुआ रहेगा उसको यूज करने का मौका मिलेगा, आपको पता चलेगा। इट्स मोर लाइक अ कन्वर्जन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इनटू डिफरेंट फॉर्मेट। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, मतलब एक अलग तरीके का बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है, इसका खुद का अपना अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी है। तो जरा अगर आप मुझे पूछोगे, XBRL एक ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सर, जिसके अंदर दुनिया के 50 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं अक्रॉस इंडिया। सर XBRL क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स जो हर साल बनते हैं उनको, मतलब जो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर देगा, और जो पेपर बेस्ड रिपोर्ट्स उनको अलग तरीके से यूजफुल बना देगा, इफेक्टिव बना देगा, बिकॉज वो ना कंपेरेबल बन जाएंगे ग्लोबल लेवल के ऊपर डायरेक्टली। रादर आज भी अगर आप ROC से जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परचेस करते हो, यू नो दैट राइट, ज़ऊबा कॉर्प वगैरह हो गया, इसके थ्रू आप आइडियली एक प्राइवेट कंपनी या एक लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को परचेस कर सकते हो ROC के थ्रू एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आल्सो। तो उसमें XBRL फॉर्मेट के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट भी किया जाता है। तो सर हमारे जो रेगुलेटर्स हो गए जितने भी, या हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए, उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया दैट हम XBRL फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो इन अ नटशेल यू कैन से XBRL एक ऐसा लैंग्वेज प्रोवाइड करता है सर जो हमें रिपोर्ट करने में, बिजनेस के अलग अलग टर्म्स को रिपोर्ट करने में हेल्प करता है, एंड एक यूनिक तरीके से अलग अलग कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करता है। रादर आई विल शो यू वन थिंग, चल आपको मैंने बताया भी था, मेरे पास है 2-3 रिपोर्ट भी इसकी, इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट रिपोर्ट आल्सो विद यू, इसके ऊपर गाइडेंस नोट भी है। देखो सब पढ़ा है मैंने तुमको यार, आइडियली जो हमारे नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना उसको ऐसे टैग करने में हेल्प करता है। मतलब वो उनके जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स है रेवेन्यू के, जैसे रेवेन्यू वाला कंपोनेंट हो गया, उसमें नेट प्रीमियम वाला पार्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम वाला पार्ट, नेट रियलाइज गेन्स वाला पार्ट, हम हमारे इंडिविजुअल जो जीएल कोड्स रहते हैं उनको उससे टैग करते रहते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली यू कैन से दैट हमारे जो ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का जो फॉर्मेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर्स ऑब्वियसली हमारे रिपोर्ट से फ्लो करेंगे, पर जो फॉर्मेटिंग रहेगा वो उनके हिसाब से रहेगा। इसमें नॉर्मली जैसे शेयर होल्डर रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन होता है इनिशियल स्टेजेस के अंदर, और फिर धीरे धीरे आपको डेट रिलेटेड, रेवेन्यू रिलेटेड अलग अलग पार्ट्स में इंफॉर्मेशन मिलता है। हमारा जो फॉर्मेट है वो काफी सिंपल है कंपेरेटिवली, इनका फॉर्मेट ज्यादा डिटेल में रहता है एंड रिपीटेशन बहुत बार होता है, क्योंकि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, तो वो चाहते हैं हर एक इंफॉर्मेशन को बहुत डिटेल में एक्सप्लिसिटली बताया जाए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इनको टैग करना शुरू करेंगे, मतलब हमारे इंडिविजुअल लाइन आइटम को टैग करना शुरू करेंगे उनके लाइन आइटम से, ताकि धीरे धीरे टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, उनका इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको आप टैग कर, टैक्सोनॉमी एलिमेंट, टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट देयर अकाउंटिंग
टर्मिनोलॉजीज जिनसे हम कनेक्ट करेंगे ताकि वो हमारे नंबर्स को वहां पिक करते जाएगा. सो इट वर्क्स इन एक्सेल ऑल्सो नॉर्मली इफ यू आस्क मी, बट ये सॉफ्टवेयर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत इजीली काम करता है. दिस इज नथिंग बट योर कन्वर्जन. तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के नया नंबर आ जाएगा और अमाउंट्स उसमें ट्रिकल डाउन होना शुरू हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट यू विल सी एक नया रिपोर्ट, ऐसा नया रिपोर्ट मिलेगा उनके फॉर्मेट के अंदर और अमाउंट्स आने शुरू हो जाएंगे उनके फॉर्मेट के हिसाब से. तो यू नो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ताकि वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल बन जाए. इसको बोलते हैं XBRL. ये गाइडेंस नोट ICAI का बहुत पुराना है, आप पढ़ सकते हो जब आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो. कम यार नाउ हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानने का है, XBRL क्या होता है. तो XBRL एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मल्टीपल नेशंस उसके पार्ट हैं. वो लोग क्या करते हैं, अपना खुद का अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी डिफाइन करते हैं. तो जरा यहाँ पे आओ, व्हाट डज XBRL रियली डू. तो एक लाइन को मार्क करना. सर XBRL को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं बार कोड्स फॉर रिपोर्टिंग, मतलब अलग लैंग्वेज जिसमें वो अलग तरीके से रिपोर्ट करता है. इट मेक्स रिपोर्टिंग मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट बिकॉज ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल रहेगा, हर किसी को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगा उनके पर्सपेक्टिव से. एंड मोस्टली पता है फायदा क्या होगा, जो एनालिस्ट या इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं टू कंपेयर इंफॉर्मेशन, उनके लिए कंपेरेबल इजी हो जाएगा. बिकॉज चाहे वो एक इंडिया का आईटी कंपनी है, यूएस का आईटी कंपनी है, XBRL रिपोर्ट्स के हिसाब से कंपेरेबिलिटी बहुत इजी हो जाएगी. एंड वो पॉपुलेट करके आपको अच्छा एनालिसिस करके प्रोवाइड करके देगा. यहां पर इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए, व्हाट इज XBRL टैगिंग. टैगिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो आपके इंडिविजुअल लाइन आइटम्स या एलिमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनको आप टैग करते हो विद देयर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. जो मैंने आपको दिखाया ना अभी गाइडेंस नोट में, सी इट इज अ प्रोसेस बाय विच फाइनेंशियल डेटा इज टैग्ड विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एलिमेंट इन द अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी. एंड वो एक बार हमने टैग कर दिया ना, उसके बाद में उससे एसोसिएटेड जो नंबर्स थे वो ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन होकर के वहां पे चले जाएंगे और फाइनल रिपोर्ट के अंदर आ जाएंगे. सी सिंस ऑल XBRL रिपोर्ट्स यूज सेम टैक्सोनॉमी, क्योंकि सबके पास सेम टर्मिनोलॉजी रहेगा, कि उनका लैंग्वेज है खुद का, नंबर्स एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट विल बिकम कंपेरेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी कंपनी के रहे, किसी भी कंट्री के रहे, बिकॉज उनका टैक्सोनॉमी जो लैंग्वेज है वो सेम रहेगा एंड दे विल बिकम इजीली कंपेरेबल. तो अगर आप मुझे पूछोगे कौन इसको यूज करता है, देयर आर मोर देन 600 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग इंडिया. तो सर रेगुलेटर्स जो अक्रॉस द वर्ल्ड यूज करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रेगुलेटर है या सिक्योरिटीज रेगुलेटर है, बिजनेस रजिस्ट्रार जो हमारे ROCs वगैरह हो गए, टैक्सेशन अथॉरिटीज जो हो गए, इवन कंपनीज जो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने का ट्राई करती है वो XBRL को यूज करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज इसको यूज करती है, डेटा प्रोवाइडर्स मतलब जो आपको थर्ड पार्टी आपका ऑन डिमांड डेटा प्रोवाइड करता है अलग अलग इंडस्ट्री का, वो लोग भी ये फॉर्मेट यूज करते हैं. एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स तो यूज करते ही करते हैं, अकाउंटेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन भी इसको सपोर्ट करते हैं. तो बेसिकली लिटरली एवरीवन इन द वर्ल्ड नाउ सपोर्ट्स XBRL एंड बिकॉज ऑफ व्हिच यू कैन से देयर इज अ मासिव वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ XBRL. एंड इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी रहेगा तो कहना इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में कन्वर्जन करना बहुत ईजी हो जाएगा. तो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट मिलेगा, नंबर 1. नंबर 2, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट, बिकॉज नाउ इट्स अ वेरी एक्सेप्टेबल टैक्सोनॉमी. सो जो मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर जो बन चुके हैं वो उसको आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो छोटा वेंडर हो बड़ा वेंडर हो, ऑलमोस्ट हर किसी के पास में एक अच्छा एक्सेप्टेबिलिटी. इसलिए द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कन्वर्जन कैन बिकम वेरी वेरी इजी. बिकॉज अगर एक इंडियन एंटिटी ने सॉफ्टवेयर बना के दिया तो वो क्या करेगा, इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट को बेस लेकर के कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा विद द XBRL, ताकि जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे मेजॉरिटी एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगे. सिर्फ कुछ एबनॉर्मल एलिमेंट्स जो रहेंगे वो आपको मैन्युअली टैग करने पड़ेंगे. तो यस, सॉफ्टवेयर सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, मल्टीपल लैंग्वेज में सपोर्ट मिलेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेस्टेबल बिजनेस रूल्स है. मतलब थिंक अबाउट पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं. हर किसी को मालूम है मेरे को ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए, इतना इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, इंफॉर्मेशन रिसीवर है, गवर्नमेंट एजेंसी है, हर किसी को एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगा. ये आप इंपॉर्टेंट फीचर्स बोल सकते हो XBRL के. From exam point of view, definition of XBRL, what is XBRL tagging? That is process of converting your existing elements of financial reports and tagging them with the अकाउंटिंग टैक्सोनॉमी विच इज गिवन बाय XBRL लैंग्वेज. उसको आप लिंक करो ताकि आपके नंबर्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाए, उसको बोलते हैं XBRL टैगिंग. सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस वही है. और टैगिंग गलत हुआ ना तो सर रिपोर्ट और जो आपका XBRL का रहेगा वो ऑटोमेटिकली गलत बन जाएगा. आई विल शेयर 1 or 2 रिपोर्ट्स विद यू गाइस XBRL फॉर्मेट के अंदर ताकि आपको देखने में मजा आए. अभी गुड. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से XBRL फिर भी मैं बोलूंगा एक 2 या 4 मार्क के लिए आ सकता है, चाहे यूजर्स के ऊपर आ जाए या फीचर्स के ऊपर आ जाए. 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत जनरल कंटेंट लिखा हुआ है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. वो ESG VSG के लिए जो बात कर रहा है ना वो जनरल रिपोर्टिंग के ऊपर बोल रहा है, दैट बिजनेस रिपोर्टिंग कैसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनते जा रहा है दुनिया के अंदर. यस, ESG के बारे में जब जिंदगी में टाइम मिले तो पढ़ना. एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस इज बिकिंग अप very very important and rather नए laws and regulations across the world ESG related बनने शुरू हो चुके हैं which have to be complied by organization when it comes to reporting part.
लेट्स गो टू पार्ट डी. तो पार्ट सी में मेरे हिसाब से MIS मे बी फॉर 2 मार्क और XBRL मे बी फॉर 2 or 4 मार्क. दैट्स इट. You don't need to invest a lot of time. Come to the last part, part D. Data analytics and business intelligence. Now, if you understand data analytics, business intelligence आपके लिए automatically simple बन जाएगा because वो थोड़ा एक specific part है. Data analytics एक थोड़ा सा open-ended word है. Now, what is data analytics? In general, data analytics का मतलब क्या है? जो हमारा huge, chunk of a big data बोल दो या huge chunk of raw data जो है, समझ रहे हो, उसको आप analyze करो. एनालाइज करके नए ट्रेंड्स वगैरह आइडेंटिफाई करके यूजेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करो ताकि उस यूजेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है. ये ओवरऑल प्रोसेस कहलाता है डेटा एनालिटिक्स. सी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स जिनको यूज करके कोई ना कोई एक डिसीजन मेकिंग कर सकता है. नाउ वी टॉक अबाउट डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन. तो यहां पर एक पॉइंट है, उसको मार्क करना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. At a very high level, data analytics methodologies may include two things. Number one, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और दूसरा है कंफर्मेटरी डेटा एनालिटिक्स. तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स क्या बोलता है? जब आप एक ह्यूज चंक ऑफ रॉ डेटा को इन जनरल एनालाइज कर रहे हो ताकि उसमें नए ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स को ढूंढने का ट्राई कर, तो मतलब आप एक्सप्लोर कर रहे हो. आपका कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है. आपका ऑब्जेक्टिव दिस इज अ ह्यूज चंक ऑफ डेटा, यू वांट टू एक्सप्लोर दैट एंड अंडरस्टैंड इज देयर एनी रिलेशनशिप जिससे शायद तुम कुछ यूजफुल डिसीजन ले सकते हो. तो दिस इज मोर लाइक अ डिटेक्टिव वर्क वेयर यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, वेयर यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग व्हाट कैन बी पॉसिबल रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स. सो सी, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड न्यू पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स इन डेटा सो दैट यू कैन कम अप विद न्यू डिसीजंस. कंफर्मेटरी मतलब यू नीड अ कंफर्मेशन. तो कंफर्मेटरी में क्या है? तुम्हारे दिमाग में कोई एक स्टैंडर्ड है या एक हाइपोथेसिस है या कोई एक फैक्ट है, तुमको बस उस डेटा को एनालाइज करके प्रूव करना है क्या ये फैक्ट सही है क्या नहीं है. तो यू आर एक्टिंग लाइक अ जज. सी, इट अप्लाइज टू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जहां तुम डिटरमाइन कर रहे हो कि जो हाइपोथेसिस या जो अजम्पशन पे तुम काम कर रहे हो अबाउट अ डेटा, क्या वो सही है या गलत है. तो कहना इसे ईडीए के अंदर मतलब एक्सप्लोरेटरी के अंदर यू आर एक्टिंग एज अ डिटेक्टिव. इन कंफर्मेटरी यू आर एक्टिंग एज अ जज और अ जूरी वेयर यू आर कमिंग टू अ कंक्लूजन. ये थोड़ा सा बच्चों जैसा रिलेशनशिप है, बट हाँ, ये दोनों एक ओवरऑल जनरल ब्रॉडर मेथड्स हैं. दूसरे शब्दों में आप बोलना चाहो और तरीके से, डेटा एनालिटिक्स कैन बी ओनली प्योरली क्वांटिटेटिव इन नेचर मतलब नंबर्स के टर्म्स के अंदर, और इट कैन बी क्वालिटेटिव इन नेचर मतलब अदर एट्रीब्यूट्स को भी कंसीडर कर सकते हो. सो इट कैन बी क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डिपेंडिंग अपॉन what kind of data you are looking at, what kind of analysis. See, I'll tell you what, data analytics is a general term now, and people in certain organizations are working at a huge scale. Rather, you remember I give you an example of IBM Watson. IBM Watson is a classic example of machine learning. Machine learning is like the extension of data analytics. Data analytics एक basic चीज था, वहां से शुरू होकर के अब हम ऐसा machine learning पे पहुंच चुके हैं, वहां पर machine automatically knows that how they need to develop and refine their algorithm in such a way that they always keep analyzing data on a regular basis and keep identifying can there be more knowledgeable or let's say relevant information जिससे आप नया decision ले सकते हो. This is your machine learning. So that is a far more broader word if you ask me. ठीक है, तो अगर आप मुझे पूछोगे स्टेप्स इन्वॉल्व क्या क्या है डेटा एनालिटिक्स के अंदर, उनको हम डिस्कस करते हैं. देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होता है, ई कॉमर्स में यूज होता है, मोबाइल नेटवर्क यूज, हेल्थ केयर, एवरीवन यूज डेटा एनालिटिक्स टुडे अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, देखो डेटा एक रॉ फॉर्म होता है जिससे आप इंफॉर्मेशन बनाते हो, इंफॉर्मेशन से आप इंटेलिजेंस एंड विजन क्रिएट करते हो जो आपको अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. एक थोड़ा ओवरव्यू दे रहा है. तो सर, हाउ डज अ डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस वर्क्स, कैसे काम करता है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? सबसे पहला चीज, डेटा कलेक्शन स्टेज. आइडियली आप एक रेलेवेंट इंडस्ट्री से जो अलग अलग अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स है या सोर्सेज है वहां से जनरल डेटा कलेक्ट करते हो. जनरल डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उस डेटा को आप क्लीन करोगे. मतलब हो सकता है बहुत कहीं इनकम्प्लीट डेटा मिलेगा, कहीं कंप्लीट सेट ऑफ डेटा मिलेगा, कहीं अलग फॉर्मेट में मिलेगा. तो पहले आप उसको क्लींजिंग करोगे. तो पहला इज डेटा कलेक्शन. सेकेंड इज डेटा इंटीग्रेशन एंड क्लींजिंग, मतलब उसके जो डेटा के जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करोगे. वंस डेटा क्लींजिंग इज डन, नाउ यू हैव अ यूजेबल सेट ऑफ डेटा. अब आप उसको मे बी आपके जो मॉडल के अंदर अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं डेटा के जिसके अंदर काम करता है, तो आप उसको उस रेस्पेक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे जो आपका एनालिटिकल मॉडल यूज कर पाएगा. दैट इज कॉल्ड एज डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्लायंस स्टेज. मतलब यहां पर आप उसको किस तरीके से यूज करने वाले हो, उसको कन्वर्जन करोगे डेटा को सही मॉडल के अंदर. एंड आफ्टर दैट यू विल डेवलप अ एनालिटिकल मॉडल. या तो खुद का मॉडल डेवलप करोगे या थर्ड पार्टी से बोरो करोगे.
अब आप खुद का डेवलप अगर कर रहे हो मॉडल तो उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करके देखना पड़ेगा क्या कुछ रिवीजन वगैरह करने का जरूरत है। वंस इट इज फाइनल तो आप उस एनालिटिकल मॉडल के अंदर डेटा को ड्रॉप करोगे एंड उससे यूजेबल डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन निकाल करके दोगे। ये बेसिक स्टेप्स है। पहला होता है डेटा कलेक्शन, दूसरा होता है क्लीनिंग द डेटा, third is preparing the data that it can be now used in an analytical model, fourth is developing an analytical model or borrowing it from a third party and then testing that model and then ensuring कि आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके यूजेबल तरीके से डेवलप कर रहे हो। एंड लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी उसको यूज करने के बाद में रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर दोगे। एंड जब आप रिजल्ट्स कम्युनिकेट करते हो तो आप एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, उसको बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। मतलब डेटा को लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आप पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, अलग अलग चार्ट्स वगैरह या अदर ग्राफिकल चीजों का यूज कर सकते हो, इन्फोग्राफिक्स का, ताकि वो जो रिजल्ट्स है वो ज्यादा यूजेबल लगे। तो स्ट्रक्चरिंग जो है वो अच्छा कर सकते हो ताकि आप वो रिजल्ट्स को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। ये आपके स्टेप्स इन्वॉल्व है इन डेटा एनालिटिक्स। ये आपको पता होना चाहिए डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। ये ना बहुत ही घटिया तरीके से अलग अलग पैराग्राफ में लिखा हुआ है मॉड्यूल में, मैंने इसको प्रॉपर स्टेप्स में कन्वर्ट किया है। इसको आप पढ़ लीजिए, आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये फिर भी इंपॉर्टेंट है, यहां एक अच्छा 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। पढ़िए फटाफट। डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बिजनेस इंटेलिजेंस। अब अगर आप मुझे पूछोगे डेटा एनालिटिक्स का ही पार्ट है, कुछ लोग इसको बिजनेस एनालिटिक्स भी बोलते हैं, तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस भी एक छोटा टेक्निक बोल सकते हो मशीन लर्निंग के अंदर। यहां पर भी क्या बोल रहा है, एक बिजनेस इंटेलिजेंटली जो उनके रेलेवेंट डेटा है उसको ऑब्टेन करके एनालाइज करके यूजेबल इंफॉर्मेशन निकाल रहा है ताकि उसको आप सही तरीके से डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हो, वो बिजनेस इंटेलिजेंस कहलाता है। देखो, इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस जहां पर आप डेटा को एनालाइज करोगे, फिर प्रेजेंट करोगे कि उससे क्या एक्शनेबल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन टॉप एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाएगा so that they can make decisions. So you'll realize it's nothing but data analytics only. But data analytics क्या जनरल वर्ड है, तो ये जब स्पेसिफिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो उसको बिजनेस एनालिटिक्स भी बोल सकते हो या बिजनेस इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो। तो सर आप करोगे क्या, आप डेटा को कलेक्ट करोगे, उसको प्रिपेयर करोगे एनालिसिस करने के लिए, फिर सर उसको अलग अलग क्वेरीज के थ्रू या अलग अलग मॉडल्स के थ्रू रन करके देखोगे, फिर एक रिपोर्ट बनाओगे, डैशबोर्ड बनाओगे और यूजेबल डिसीजंस के लिए एग्जीक्यूटिव्स को दे दोगे। तो सेम वही स्टेप्स लिखे हुए पूरे के पूरे, बट अलग वर्ड दे दिया बिजनेस इंटेलिजेंस। इट इज नथिंग बट ब्रॉडर लेवल पे सबके सब डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है। सर इस बिजनेस इंटेलिजेंस का, डेटा एनालिटिक्स का फायदा क्या है, आप नए वो स्ट्रीम्स ढूंढ पाओगे जिससे आप रेवेन्यू को एनहांस कर सकते हो सिग्निफिकेंटली। मे बी यू आर सेलिंग दिस बट यू रियलाइज कुछ तो साथ में एडिशनल चीज और बेच सकते हैं जिससे शायद हमको एडिशनल रेवेन्यू मिल जाएगा, हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हो। सर देखो, आप अपना एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाओगे, नया रेवेन्यू का सोर्सेज ड्राइव कर पाओगे, अपने डिसीजन मेकिंग को सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट कर पाओगे एंड शायद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाओगे। तो जनरल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, कुछ अलग नहीं है लिखा है यहाँ पे। तो अगर आप मुझे पूछोगे, देयर इज नॉट सच टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, इट इज सिमिलर इन नेचर। डेटा एनालिटिक्स इज अ जनरल वर्ड, बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ स्पेसिफिक वर्ड रिलेटेड टू अ बिजनेस। एंड ऑब्वियसली लास्ट में डेटा को प्रेजेंट करने के लिए वही सेम डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, मतलब अलग अलग टूल्स जिससे इन्फोग्राफिक के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू आप रिजल्ट्स को बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। सो कैन यू सी, business intelligence is sometimes used interchangeably with business analytics, and if you ask me, that is also used interchangeably with data analytics. Data analytics is more general in nature, business analytics is specifically regarding a business part. ठीक है,
नाउ व्हाट इज एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट? ये इतना जनरल है ना, पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। देखो जनरल वर्ड देखो, एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं। कैन आई से जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस आपके लिए एज ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेबल है, आपने उससे कंप्लाई करना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, अब ऐसा हो सकता है दैट मे बी सम आर जनरल लॉज विच आर एप्लीकेबल फॉर एवरीवन एंड सम कैन बी स्पेसिफिक रेगुलेशंस विच आर एप्लीकेबल स्पेसिफिकली टू इंडस्ट्री। तो देखो, कंप्लायंस मींस conforming to a rule. That means you describe that organization का काम है to achieve in the best possible way that they comply with all applicable laws and regulations. अब देखो सर, हर ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें कंप्लाइज करना चाहिए और वायलेट नहीं करना चाहिए। एंड देखो, बाय एंड लार्ज यू कैन क्लासिफाई कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन टू टाइप्स। नंबर वन, जनरल, विच इज एप्लीकेबल टू ऑल इनकम टैक्स रूल्स। Specific, it can be GST or TDS, which may be applicable to some of the organizations, may not be applicable for all. तो सर एग्जाम में यही पूछा था कि भाई रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, एंड थोड़ा उसका एग्जांपल्स दे दो आप। तो ये दो एग्जांपल्स इन्होंने दे दिए। अब अगर मुझे पूछोगे आप ईआरपी से क्या रिलेशनशिप है, तो कुछ ईआरपी ऐसे रहेंगे जो आपको अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन दोनों एस्पेक्ट एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर रहेगा, या कुछ ऐसे ईआरपी रहेंगे जो सिर्फ अकाउंटिंग वाला पार्ट देखते हैं, दे डू नॉट लुक एट द टैक्सेशन पार्ट। तो सर क्वेश्चन ये आता है, या तो आप सेम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हो फॉर बोथ अकाउंटिंग एंड टैक्स, और डू यू वांट टू यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर? इट्स सब्जेक्टिव। नाउअडेज आई टेल यू व्हाट दे यूज अ सिंगल सॉफ्टवेयर, इट्स वेरी वेरी कॉमन। सर क्या फायदा होगा? ईज ऑफ ऑपरेशन अगर मुझे पूछोगे, अगर दोनों कंबाइंड है तो शायद इनके हिसाब से आसान नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर ओनली टैक्स यूज कर रहे हो कंप्लायंस के लिए तो शायद आसान रहेगा। फीचर्स, अगर जो स्पेसिफिक टैक्स के लिए उसमें ज्यादा फीचर्स रहेंगे, इनके हिसाब से ऑब्वियसली इसमें कम फीचर्स रहेंगे। टाइम इनके हिसाब से इसमें कम लगेगा, बिकॉज मिक्स है तो अकाउंटिंग का डेटा ऑटोमेटिकली टैक्स के लिए भी चले जाएगा एंड इट कैन बी यूज ऑटोमेटिकली। यहां पर टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज आपको अकाउंटिंग का डेटा इनपुट करना पड़ेगा। एक्यूरेसी मेरे हिसाब से दोनों सेम रहनी चाहिए। कॉस्ट यहां वो ज्यादा बोल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव। उन्होंने बहुत ही सब्जेक्टिव होकर के आंसर लिखा हुआ है, बट yes, it's very very subjective from a company point of view। उनके लिए क्या relevant है और वो accordingly decision ले सकते हैं। but nowadays we use really single ERPs also for both accounting as well as taxation part। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा चीज, I don't expect a question here, but yes, unfortunately उन्होंने रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है उस पर क्वेश्चन पूछ लिया था। बहुत सिंपल सी चीज है, 2 मिनट के अंदर पढ़ के आप उड़ा दो, तो मेरे हिसाब से पार्ट डी भी खत्म हो चुका है। देखो पार्ट सीओडी में कुछ है नहीं खास टेक्निकल, मैं तुमको यही बता रहा हूं। पार्ट ए में ही थोड़ा ईआरपी रिलेटेड टेक्निकल वाला पार्ट था, बाकी ये तो बहुत जनरल चीजें हैं, इसीलिए इस चैप्टर को मैं बहुत चिल्लर चैप्टर बोलता हूं। और रेगुलेटरी कंप्लायंस पे क्वेश्चन आ चुका है, आई विल शो यू द क्वेश्चन, डोंट वरी। लेट मी शो यू द क्वेश्चंस फर्स्ट। चलो नवंबर 19। देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेगुलेटरी कंप्लायंस? इतना जनरल क्वेश्चन है, पर प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को क्योंकि ईएस पे पढ़ेगा इसलिए ईएस के पढ़ने से लिखना पड़ेगा। फिर देखो 3 tier आर्किटेक्चर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी पढ़ाया तुमको मैंने, और आरबीएससी भी पढ़ाया, सारे क्वेश्चन अभी पढ़ाए। आंसर देखो फटाफट से। रेगुलेटरी कंप्लायंस देखो, इट डिस्क्राइब कि उनका काम है कि उन्होंने इंश्योर करना दैट दे कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल लॉज, पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। अब देखो एग्जांपल कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। फिर देखो 3 layers ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन लेयर, ओएस लेयर एंड डेटाबेस लेयर। फिर आरबीएसी का मतलब क्या होता है? इट्स अ न्यूट्रल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, जहां पर सर एक इंसान के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से उसको क्या प्रिविलेज देना वो डिसाइड किया जाएगा। खत्म। May 19।
See, general controls are pervasive controls and apply to all systems components. As a IT consultant, क्या क्या जनरल कंट्रोल में आता है? मैं तुमको बताया ना चैप्टर 1 वाला पार्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, सेपरेशन ऑफ IT फंक्शन, चेंज मैनेजमेंट, बैकअप रिकवरी, कॉपी पेस्ट. देखो, a business organization is shifting from traditional accounting system to computerized accounting system. The organization needs to store the data that is relatively permanent and not expected to change frequently. As a financial expert, suggest that in two types of such data: master data, non-master data. ठीक है. फिर देखो, major features of ERP in central database. What options possible to different users while assigning access to it? ये अच्छा क्वेश्चन है. देखो, major feature of ERP is central database है. ठीक है. क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है अलग अलग यूजर्स के लिए while assigning access to it? याद है क्या? या तो सिर्फ एडिटिंग का, ऑल्टरेशन का एक्सेस मिलेगा, या क्रिएट का एक्सेस मिलेगा, या व्यू का एक्सेस मिलेगा, या प्रिंट का एक्सेस मिलेगा? वो आंसर है. देखो, पहले मास्टर डेटा क्या होता है, उसके एग्जांपल्स. फिर देखो, while giving access, ये चार ऑप्शंस होते हैं. तो यू नो, दे हैव आस्क्ड दी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू. इसलिए इस चैप्टर से बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको पता रहेगा तो आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है. अरे समझा क्या भाई? कैन वी गो टू द लास्ट पार्ट, पार्ट बी. देखो, पार्ट बी से ना सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया, वो भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, और वो भी बोलता हूं क्यों, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है. तो मैं पार्ट बी को थोड़ा यूजलेस समझता हूं, बट ठीक है, एग्जाम पॉइंट भी थोड़ा डिस्कशन हो जाना चाहिए. एटलीस्ट क्या क्वेश्चन आ सकता है वो तेरे को पता होना चाहिए, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं अपन. कम टू पार्ट बी. चलो, पार्ट बी में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि भाई अलग अलग मॉड्यूल्स जो है एक ईआरपी में वो क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, उन मॉड्यूल्स को डिस्कस करना है. चलो सीधा आ जाओ. ये अलग अलग एग्जांपल है. व्हाट ऑल फंक्शनल मॉड्यूल्स विच कैन बी देयर इन केस ऑफ अ ईआरपी. देखो, सबसे पहला बोल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल. सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है. मतलब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक एटलीस्ट अकाउंटिंग का तो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ना यार. मतलब कैसे फाइनेंशियल डेटा को ट्रैक करोगे अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. पहले कंपनी के कोड्स बनाओगे, प्लांट 1 2 3 बनाओगे, समझ रहे हो मेरी बात. उसमें बिजनेस एरियाज बना सकते हो. प्लांट 1 के अंदर भी 3 अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो आपको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. उसमें क्या आएगा, कंपनी को डिफाइन करो, कंपनी के कोड्स को डिफाइन करो, बिजनेस एरियाज को डिफाइन करो, और फिर उसमें कंपनी कोड्स को, कॉस्ट कंट्रोल्स को असाइन करके दो. फिर ग्लोबल सेटिंग बना के दो, दैट कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, पोस्टिंग ईयर क्या रहेगा. फिर आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाओ, मतलब क्या क्या कैटेगरी अकाउंट्स रहने वाले हैं, अकाउंट्स का मैपिंग कैसे होने वाला है, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, जीएसटी वाला पार्ट कब एप्लीकेबल रहेगा, टीडीएस वाला पार्ट कहां एप्लीकेबल रहेगा, पेएबल रिसीवेबल के अंदर अपने वेंडर मास्टर डेटा, कस्टमर मास्टर डेटा डिफाइन करना. ये जो पूरा पार्ट है ना, अकाउंटिंग वाला पार्ट, द एंटायर जनरल लेजर वाला जो पार्ट था ना, वो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट इस मॉड्यूल में आ जाएगा. तो बेसिकली ना हर मॉड्यूल का इंपॉर्टेंस क्या तेरे को पता होना चाहिए, उस मॉड्यूल में क्या क्या आता है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है मेरे हिसाब से, इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल. इसकी वजह से ही तेरा फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो ईआरपी के थ्रू जनरेट होता है. अगर ये मॉड्यूल ना हो, तेरा फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट नहीं हो सकता है. तो जस्ट ध्यान रखना, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट को जनरेट करने की जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब इसके अंदर आनी चाहिए. सेकेंड इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग मॉड्यूल. ये भी इंपॉर्टेंट है. ये कंट्रोलिंग मॉड्यूल क्या करता है इनके हिसाब से, अगर आप मुझे पूछोगे ना, सिंपल चीज कंट्रोल का अगर मैं बात करूं, दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सारा कॉस्ट जो है अलग अलग प्रोसेस का वो अलोकेट होना है एक जगह पे. सारा जो रेवेन्यू है वो भी एक जगह इकट्ठा होना चाहिए. मतलब पता होना चाहिए हर बिजनेस प्रोसेस से हमारा कितना कॉस्ट इकट्ठा हो रहा है, उस प्रोसेस की वजह से व्हाट इज आवर एडिशनल कॉस्ट एंड व्हाट इज आवर एडिशनल रेवेन्यू. तब आप प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस अच्छा कर पाओगे. तो जो कंट्रोलिंग मॉड्यूल है ना, ये प्योरली प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट करता है सारे अलग अलग प्रोसेसेस को. तो देखो, टू काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर मोस्ट कॉमन इन कंट्रोलिंग मॉड्यूल, कॉस्ट एलिमेंट एंड रेवेन्यू एलिमेंट. मतलब कॉस्ट सेंटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं. इसलिए पहले क्या करो, अलग अलग कॉस्ट एलिमेंट को डिफाइन करो. फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल कॉस्ट वाला पार्ट रहने वाला है, लेबर कॉस्ट रहने वाला है, ओवरहेड्स में भी अलग अलग कैटेगरीज को बनाओ, तो वो आएगा मेरा कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग. फर्स्ट डिफाइन ऑल कॉस्ट एलिमेंट्स एंड देन मेक रेस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस. मतलब अलग अलग फंक्शन के अलग अलग कॉस्ट सेंटर बनाओ. फिर तुम उसके हिसाब से
तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करो ताकि तुमको समझे अलग अलग तुम्हारे डिपार्टमेंट्स के अंदर नेट प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, ताकि तुम सही डिसीजन ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट डू वी नीड टू डू बेटर इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड कौन सा डिपार्टमेंट कैसे बेटर परफॉर्म कर रहा है ये आपको पता हो पाएगा। ये बेटा कब रेलेवेंट होता है पता है क्या? जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, मल्टीपल बिजनेस है, सेगमेंट रिपोर्टिंग अगर आपको करना पड़ेगा ना, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अलग अलग सेगमेंट से रेवेन्यू कितना आ रहा है, उस सेगमेंट के लिए एडिशनल कॉस्ट क्या जा रहा है, उसमें हर डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ये डिटेल्ड एनालिसिस के लिए भी यूजफुल रहता है। ये मॉड्यूल कहलाता है कंट्रोलिंग मॉड्यूल। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, गुड 4 मार्क क्वेश्चन के लिए। कंट्रोलिंग मॉड्यूल मे बी फ्रॉम एमसीक्यू, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ 4 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आता है एचआर मॉड्यूल। एचआर मॉड्यूल आपको सब मालूम ही है, बेसिकली एक नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करके हायर करने से लेकर के उसका टाइम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने को लेकर के उसके डेवलपमेंट के लिए करियर प्लानिंग वगैरह में हेल्प करने का, समझ रहे हो, उसका लीव पॉलिसी वगैरह के लिए, उसका पीएफ ईएसआई वाला पार्ट जो आएगा। तो बेसिकली इस मॉड्यूल के अंदर पूरा आपका एचआर प्रोसेस आने वाला है, जो आपको पहले भी बहुत बार पढ़ाया गया है। बट ये देखो, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे, जनरल एचआर प्रोसेस लिखा हुआ है, मतलब जनरल प्रोसेस। सो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस टू आस्क दीस क्वेश्चंस। इसीलिए इस पार्ट में से ना सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन आज तक सीआरएम पे आया है, बिकॉज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ना प्रोसेस नहीं पूछा, उसके बेनिफिट्स लिख करके दिए उन्होंने अलग से, इसलिए वो क्वेश्चन आ सकता है। आप इन प्रोसेस को एक बार रीड करके जा सकते हो। अगेन, जैसे चैप्टर 1 में रिस्क कंट्रोल वाला पार्ट था, पार्ट सी में, यहां पर ये प्रोसेस वाला पार्ट है जो मैं रेकमेंड करूंगा आखिरी दिन आपने एक बार सारे प्रोसेस को रीड करके चले जाना चाहिए। इसके अंदर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट वाला बताता हूं क्या है मेरे हिसाब से। प्रोडक्शन प्लानिंग भी अगेन बहुत सिंपल है। प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या बोलता है, कैसे आपका रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, इसमें आप कैपेसिटी प्लानिंग कैसे करने वाले हो, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग कैसे करने वाले हो, आप मटेरियल रिक्वायरमेंट का प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब ओवरऑल जो आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले हो, मैन्युफैक्चर करने वाले हो, उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ कैसे प्लानिंग किया जाएगा, वो आपका सब कुछ प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में आता है। ये प्रोडक्शन प्लानिंग ना कहीं मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल बाकी सब मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड है, एंड दे ऑल वर्क इन ए इंटीग्रेटेड वे। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में आप बोल सकते हो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आप ओवरऑल आपका कंपनी लेवल के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, अलग अलग प्रोडक्ट का, प्रोडक्शन का प्लान कर सकते हो। यहां पर आपका जनरल मास्टर डेटा आना चाहिए, आपका सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग रहेगा, तभी आपको पता चलेगा हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, फिर हमारा कैपेसिटी है कि नहीं उतना प्रोड्यूस करने का, फिर हमारे को जो रॉ मटेरियल चाहिए उतना अवेलेबिलिटी है या नहीं है, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे पास इतना वर्किंग कैपिटल भी है क्या टू मेक दैट काइंड ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। मटेरियल मैनेजमेंट आई स्टिल बिलीव कैन बी आस्क्ड, बिकॉज ये आपका फेवरेट है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे पूरा परचेस प्रोसेस है, देखो आप, रिक्विजिशन, इवैल्यूएशन ऑफ रिक्विजिशन, कोटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशन, पीओ बनेगा, कितना क्वांटिटी, रेट, ड्यू डेट, गोडाउन, फिर मटेरियल रिसीव होगा, जीआरएन बनेगा, इनवॉइस आएगा, पेमेंट आएगा। ये तो तुम्हारा फेवरेट है। परचेस प्रोसेस से लिखा है, बस उसको क्या बोल दिया, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल बोल दिया। कहना इसे मटेरियल मैनेजमेंट प्रोडक्शन प्लानिंग से भी कनेक्टेड है, क्योंकि प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए मटेरियल कितना अवेलेबल है और कैसे प्रोक्योर होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से भी मटेरियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है भाई, उसको सेल करने के लिए तुम्हारे पास रॉ मटेरियल अगर है तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना यार। तो दीज ऑल आर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स। बस ये सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा है कि हर एक प्रोसेस में क्या क्या आ सकता है, एंड दीज आर जस्ट एक्सप्लेनेटरी इन नेचर, दे आर नॉट लाइक ऐसा ही होने वाला है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वालिटी मैनेजमेंट। नाउ क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है तेरा हर लेवल पे जो क्वालिटी एस्पेक्ट है, रॉ मटेरियल का क्वालिटी, WIP का क्वालिटी, फाइनल प्रोडक्ट का क्वालिटी, तेरा पैकेजिंग का क्वालिटी। सो सी, ये मॉड्यूल तेरे को ओवरऑल प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ साथ में अच्छा क्वालिटी इंश्योर करने में भी हेल्प करता है। तो अच्छा, तेरे को एक क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। तो अगर आप मुझे पूछोगे ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आओ, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या आता है, यहां पर क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले आपको क्या क्वालिटी मेंटेन करना है, उसका आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि भाई ये लेवल का क्वालिटी चाहिए मेरे को। वो क्वालिटी टारगेट जब तक नहीं बनाओगे ना, तब तक आप क्वालिटी को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। सो यू नो, सेट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी टारगेट्स, देन यू कंपेयर योर एक्चुअल्स विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो आप क्या करो, पहले स्टैंडर्ड सेट करो, एक प्लान बनाओ कि कैसे आप क्वालिटी इंश्योर करोगे, फिर जो आपके एक्चुअल्स हैं, जो एक्चुअल फिगर्स हैं, उनको आप इन क्वालिटी से, स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, फिर देखो कहां वेरिएंस आ रहा है, उस वेरिएंस को ठीक कैसे किया जा सकता है। देखो, सेट क्वालिटी टारगेट्स, मेक अ प्रॉपर प्लान, हाउ विल यू मेजर देम, टेक एक्शंस, कैसे उसको मेजर किया जाएगा, इश्यूज को आइडेंटिफाई करो, उनको ठीक करने का ट्राई करो, एंड ओवरऑल इंश्योर करो कि अलग अलग लेवल पे अगर क्वालिटी चेक रहेगा तो शायद क्वालिटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल से एनहांस होते हुए फाइनल क्वालिटी लेके आएगा अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत जनरल तरीके से एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस लिखने का ट्राई। सी बेटा, ये एक्सप्लेनेटरी प्रोसेसेस लिखे हुए हैं, दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेरी जेनरिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन।
प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल. नाउ दिस मे नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, बट लेट्स से कंसल्टिंग फर्म से अगर आप मुझे पूछोगे तो उनके प्रोजेक्ट सी जो टोटल रेवेन्यू है वो कहां से आता है, अलग अलग प्रोजेक्ट से आता है. तो उनको प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल चाहिए होता है. मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट का भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल अलग से एग्जिस्ट करता है, जहां पर एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, प्रोजेक्ट हेड रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, अलग अलग लोग रहेंगे. उस प्रोजेक्ट से आपके एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कितना पैसा लगने वाला है, फिर उस प्रोजेक्ट का प्लान बनेगा, इंप्लीमेंटेशन होगा. तो ये सब कुछ आपको रिलेट करना पड़ेगा. देखो, प्रोजेक्ट सिस्टम इज कनेक्टेड विद ऑल अदर मॉड्यूल्स, योर लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्ला 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 ब्ला. तो पहले आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसके पहले आपने टेम्पलेट बनाना चाहिए, प्रोजेक्ट, उसके गोल्स, प्लानिंग, बजट कितना है, इंप्लीमेंटेशन एंड देन प्रोजेक्ट का कंप्लीशन. तो जनरल स्टेप्स लिख दिए. इन्होंने प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को डिस्क्राइब नहीं किया, बिकॉज ये सब्जेक्टिव है. हर अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंपनी में अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट रहेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी बनाने वाला जो कंपनी है, उनके लिए प्लांट एंड मशीनरी विल बी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज. कंसल्टिंग फर्म्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स रहेंगे टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी. बट यस, वी नीड टू मैनेज दीज डिफरेंट. तो इसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, पीएमएस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां अलग अलग प्रोजेक्ट्स का पूरा ओवरव्यू रहता है विद रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट हेड्स. ये एक एग्जिस्ट करना चाहिए एज अ मॉड्यूल इन दी ईआरपी. सप्लाई चेन तुम्हारा फेवरेट है. सब कुछ मटेरियल प्रोक्योर करने से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने का, सब कुछ को कनेक्ट करना इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सी, इट इंक्लूड्स ऑल ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस एक्टिविटीज जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि इंश्योर किया जाए कि फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचना चाहिए. देखो सी, हमको ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन चीज कि सर फाइनली प्रोडक्ट शुड रीच फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर थ्रू ऑल सप्लाई चेन प्रोसेस. दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सीआरएम इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैं सिर्फ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा. सर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन कर पाए, जो कस्टमर्स हम खो चुके हैं उनको वापस विन कर पाए, एंड जो नए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स उनको ढूंढ पाए. तो तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं: रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स एंड विनिंग बैक योर ओल्ड कस्टमर्स. इसके लिए आपको अच्छा एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल क्रिएट करना पड़ेगा या एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा. फायदा क्या होगा? आपका जो कस्टमर से रिलेशनशिप है वो बहुत इंप्रूव होगा. कस्टमर से जो रेवेन्यू आपको आ रहा है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा. कस्टमर को आप दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट या प्रीमियम प्रोडक्ट इजीली बेच पाओगे. तो यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के साथ में जो काम में आता है. अप सेलिंग इज उससे प्रीमियम प्रोडक्ट भी बेच पाओगे ताकि वो कस्टमर उसको यूज करेगा. फिर बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन होगा और आप मार्केटिंग बेटर तरीके से कर पाओगे, बिकॉज यू विल नो विच कस्टमर टू टारगेट एंड यू विल नो विच कस्टमर नॉट टू टारगेट, बिकॉज यू विल हैव ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कस्टमर. दैट इज व्हाट द रोल ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज. प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल मतलब हमारा प्लांट एंड मशीनरीज जो है, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज होना चाहिए. उसमें क्या वेरिएंट टेयर वगैरह हो सकता है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जो प्लांट एंड मशीनरी का ब्रेकडाउन है वो नहीं होना चाहिए. प्लांट एंड मशीनरी में जो वेरिएंट टेयर है वो हम इजीली ठीक करते जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. एंड सर, जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमको अच्छा मिलना चाहिए. यही हमें अचीव करना है बाय प्रॉपर प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल. तो हमको पता है क्या, प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा कि हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है कब कब प्रोक्योर किया गया था, उनको एवरेज कब कब कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करने के बाद रिपेयर चाहिए या कितना मंथ ऑफ कंजम्पशन के बाद रिपेयर चाहिए, फिर हमारे वेंडर्स कौन कौन रहने वाले हैं, ये सब कुछ आपके प्लांट मैनेजमेंट मॉड्यूल में आएंगे. देखो, इक्विपमेंट का एक मास्टर रहेगा, प्लांट मेंटेनेंस का एक मास्टर रहेगा, उसके लिए फिर रिपोर्ट्स बनाया जाएगा दैट ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस कौन कौन से इक्विपमेंट्स को हमको इमीडिएटली रिपेयर करवाना पड़ेगा ताकि हमारा सेम लेवल ऑफ सर्विस मेंटेन कर सकते हैं. दिस इज योर प्लांट मेंटेनेंस और यू कैन से इक्विपमेंट मेंटेनेंस मॉड्यूल. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से गाइस, ये इतना जेनरिक तरीके से लिखा हुआ है ना, मेरे को लगता है अगर क्वेश्चन आना ही है ना तो इन सब का इंटीग्रेशन कैसे होता है वो इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आ सकता है. सीआरएम पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. फिर देखो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब देखो, इसमें एक्टिविटीज क्या क्या दी है. प्री सेल्स एक्टिविटीज, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, मार्केटिंग करना, फिर कस्टमर मिल गया तो उसका सेल्स ऑर्डर बनाना, फिर उसके लिए इन्वेंट्री सोर्स करना, फिर प्रोडक्ट को डिलीवर करके देना, फिर बिलिंग वाला पार्ट आएगा और पैसा रिसीव हो जाएगा. सेल्स एंड सो ये जनरल प्रोसेस है. अगर आपने एक बार इसको रीड कर लिया ना आखिरी दिन एग्जाम से पहले, तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे. गलती से अगर आ भी गया तो भी तुम आंसर लिख पाओगे. ये जनरल उन्होंने लिख के दिए. अच्छा, अब मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. देखो, इंटीग्रेशन विद अदर मॉड्यूल्स, मतलब कैसे मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड है. अगर आप मुझे पूछोगे, उन्होंने सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेशन पॉइंट, अदरवाइज सब कुछ कनेक्टेड है. देखो, फॉर एग्जांपल, जो आपका फाइनेंशियल वाला मॉड्यूल था एंड जो कंट्रोलिंग मॉड्यूल था वो तो ऑलमोस्ट हर चीज से कनेक्टेड है. देखो, मटेरियल मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विद योर फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल. HR should be integrated with your finance and controlling module. Then
Material management itself should be connected with your production planning. Material management should be integrated with your sales and distribution, because मटेरियल मैनेजमेंट से पता चलेगा भाई रॉ मटेरियल कितना है, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन कितना होगा, उसके बेसिस पे कितना हम बेच पाएंगे, फिर हम क्वालिटी मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो आप एक सिंपल चीज रखो याद रखने के लिए, मटेरियल मैनेजमेंट को बेस लो, उसको आप प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सबसे कनेक्ट कर दो. तो देखो मटेरियल मैनेजमेंट को बेस लिया, प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस एंड ऑल्सो विथ फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग. सिर्फ मटेरियल मैनेजमेंट को बेस लिया ना तो तुम्हारे 4 पॉइंट बन जाएंगे आराम से. एग्जाम में ऐसे 4 मार्क के लिए आने वाला है. देखो कनेक्ट करने के लिए तो तुम बहुत कुछ इंटीग्रेट कर सकते हो, बट एग्जाम के हिसाब से मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल को बेस लो, उसको इंटीग्रेट कर दो विथ ऑल अदर मॉड्यूल्स, जो तेरे को नाम याद आएगा सबसे कनेक्ट हो जाएगा, टेंशन मत ले. समझा क्या? ये पढ़ ले इंटीग्रेशन पॉइंट एक बार फटाफट से जल्दी से. स्पेंड 2 minutes, रीड इंटीग्रेशन पॉइंट, दैट हाउ दीज मॉड्यूल्स कैन बी इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर. ये पढ़ लो. मेरे को लगता है यहां से अगर क्वेश्चन आया ना इंटीग्रेशन पॉइंट पे, एक 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, दैट हाउ डिफरेंट ईआरपी मॉड्यूल्स कैन बी इंटीग्रेटेड विद ईच अदर. गिव सम एग्जांपल्स, दीज विल बी योर एग्जांपल्स. मटेरियल मैनेजमेंट याद रखना, बस उसको सबसे इंटीग्रेट कर देना, बिंदास तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा. अरे समझो क्या भाई? खत्म हो गया चैप्टर. आखिरी में वो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल दिया उसने, बस टाइम पास. अब पूरे पार्ट बी पे ना एक ही क्वेश्चन पूछा गया, बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम. मैं तुमको बोला था सिर्फ एक ही स्पेसिफिक क्वेश्चन, बिकॉज बाकी प्रोसेस जितने आधे अधूरे दिए उन पे क्वेश्चन पूछना ही मुश्किल है अपने आप में बेटा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. ये देखो, बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बेटर रिलेशन, इंक्रीज रेवेन्यू, अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, better internal communication, and you will be able to optimize your marketing because you will know what customers to really target, because you will have all important information about them. Now from exam point of view क्या क्या चीजें मेरे हिसाब से तेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 में. स्टार्टिंग से आ जा, चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग से. पार्ट ए में आ. सबसे पहले पार्ट ए में आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाउचर टाइप के बारे में पढ़ना. वाउचर टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है. वाउचर नंबरिंग करते हो क्या चीज को दिमाग में रखता है, ये पढ़ लेना एक बार. फिर फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, ये अच्छे से पढ़ लेना, मतलब दोनों का कंपैरिजन. फिर ईआरपी का डेफिनेशन, ईआरपी के 2 फीचर, कॉमन डेटाबेस एंड दैट इज सेंट्रल डेटाबेस एंड मॉड्यूलर डिजाइन. फिर एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी पूछा जा चुका है, वापस से पढ़ लेना फिर भी एक बार, आई वुड से दैट. एंड देन डायरेक्टली फीचर विचर छोड़ देना, सीधा रिस्क पे आ जाना. ये 2 रिस्क याद रखना, 2 मेजर रिस्क, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन या अनरिलेटेड इंसान को इंफॉर्मेशन चेंज करने का, अमेंड करने का, एडिट करने का पावर मिल जाएगा. ये 2 सबसे बड़े रिस्क थे, ठीक है. ER इंप्लीमेंटेशन के इश्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस मेरे हिसाब से. पीपल इशू, प्रोसेस इशू, टेक्नोलॉजी इशू, अदर इंप्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा मेरे हिसाब से. उसके बाद आरबी से तेरे को आता ही है, तूने जनरल पढ़ लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है तेरे को, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, सो आई डोंट बिलीव वापस रिपीट होने के चांसेस हैं. फिर सीधा आ जा डायरेक्टली ऑडिट वाले पार्ट में. ऑडिट के अंदर आई वुड से अगेन ये क्वेश्चंस तू क्या पूछेगा ईआरपी ऑडिट का, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. एंड अगर 2 मार्क के लिए आया तो ऑडिटिंग ऑफ डेटा एंड ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेस में क्या क्या कवर होता है व्हेन इट कम्स टू ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम. ये पार्ट ए हो गया तेरा. पार्ट बी में आई टेल यू व्हाट वंस अगेन,
मेरे को लगता है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, अगर गलती से स्पेसिफिक मॉड्यूल पे क्वेश्चन आया तो। या दूसरा इंटीग्रेशन पॉइंट्स जो है मटेरियल मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन विद ऑल, वो याद रखना, दैट कैन बी अनदर क्वेश्चन आई वुड से फ्रॉम पार्ट बी। पार्ट सी में अगर तू मुझे पूछेगा, MIS पूछे जा चुका है एक बार 2 मार्क के लिए आ चुका है, XBRL भी आ चुका है 2 मार्क के लिए, बट फिर भी एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से XBRL टैगिंग का मतलब क्या होता है, कौन कौन रेलेवेंट यूजर से तेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। देन लास्ट पार्ट जो था तेरा डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट, उसमें प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स वो तेरे को अच्छे से आना चाहिए, प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन फिर आई थिंक वो जो रेगुलेटरी वाला पार्ट था वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, सो आई डोंट थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट, ओनली प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स इज इंपॉर्टेंट। Are we good? तू सोच, प्रैक्टिकली 50 मार्क्स में से 20 मार्क का पार्ट खत्म हो चुका है एंड आपने टोटल टाइम कितना लगा, आई थिंक 2.5, और आज का हो गया 4 घंटा और 7.5 आवर्स लगा टोटल, एंड वी डन विथ ऑलरेडी 2 चैप्टर्स। एंड आई एम टेलिंग यू, तुम अगर इसको एक बार कल पढ़ लो और एक दो बार और रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आ सकता, बहुत चिल्लर है रे, बहुत चिल्लर है आराम से, और ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तेरे सामने सारे एग्जाम क्वेश्चंस पड़े हैं यार, समझा क्या, ठीक है। आई होप योर सैटरडे बचा हुआ पार्ट इज गुड, कीप स्टडिंग, डू वेल, ठीक है। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बता दो तुमको ग्रुप पे कब रहेगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।